A very good morning students. Students, लास्ट क्लास तक हमने पूरा प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन समझ लिया है. The process of breathing, how the gases are exchanged at alveolus and tissue level, how O2 and CO2 are transported, and we have also seen how the process of respiration is regulated by respiratory centers which are of two types, neural and chemicals control centers. Now students, in today's class, let's finish this chapter by learning the various disorders related to this system. So let's talk about disorders related to respiratory system. Now, इन डिसऑर्डर्स को पढ़ने के पहले आइए हम कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में जानें जिससे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. जैसे वर्ड होता है स्टूडेंट्स निया, इसमें पी साइलेंट है, इप्निया. दिस इज फॉर ब्रीदिंग, दिस मीन्स ब्रीदिंग. इट्स अ वर्ड विच इज रिलेटेड टू ब्रीदिंग. सो अगर हम इसके आगे ई यू लगा दें, दैट मीन्स यूपनिया, then this means normal breathing, that is 12 to 16 times per minute. This is called eupnea. अगर नॉर्मल ब्रीदिंग से ब्रीदिंग रेट कम है, मे बी 7 times 8 times per minute, यानी ब्रीदिंग रेट कम हो रही है, कम के लिए हाइपो वर्ड यूज करते हैं, तो इसी वर्ड के आगे हम हाइपो लगा देंगे. सो इट बिकम्स हाइपोपनिया, हाइपोपनिया. और कम के लिए स्टूडेंट्स एक वर्ड हाइपो होता है और एक वर्ड ब्रैडी भी होता है. सो इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड ब्रैडिपनिया. एंड व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी रेट और ब्रीदिंग रेट बिलो नॉर्मल, यानी 12 to 16 टाइम्स पर मिनट से कम हो रही है किसी भी कारण से. नाउ अगर नॉर्मल से ज़्यादा रेट है, जैसे हाइपर वेंटिलेशन में होता है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, जब CO2 बॉडी में ज़्यादा हो गई तो हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं लाइक दिस, शैलो बट फास्टर ब्रीदिंग, देन दैट इज कॉल्ड हाइपर वर्ड यूज करते हैं ज़्यादा के लिए. जैसे कोई बच्चा बहुत हाइपर है, बहुत ओवर एक्टिव है, जो हाइपर एक्टिव है, सो हाइपर और इप्निया वर्ड लगा दीजिए. सो इट बिकम्स हाइपर इप्निया. और हाइपर के लिए टैकी वर्ड भी यूज करते हैं, सो इट बिकम्स टैकिपनिया. सो हाइपरइप्निया या टैकिपनिया का मतलब होता है ब्रीदिंग रेट अबव नॉर्मल. ये स्टूडेंट्स डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. ब्रैडिपनिया इज इंक्रीज इन हार्ट रेट, डिक्रीज इन हार्ट रेट, इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट, डिक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट. सो इप्निया वर्ड है तो ये ब्रीदिंग से रिलेटेड है, यानी रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, और ब्रैडी मतलब कम है, सो डिक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट. अगर हार्ट रेट होता तो यहाँ कार्डिया वर्ड लगता, हार्ट के लिए कार्डिया यूज करते, तो ब्रैडी कार्डिया, टैकी कार्डिया हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में. नाउ देयर इज वन मोर टर्म एंड दैट इज कॉल्ड ऑर्थोपनिया. ऑर्थोपनिया का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन, यानी जब पेशेंट लेटा हुआ है तब उसे सांस लेने में दिक्कत है. वो सिर्फ खड़े जब है तब वो आराम से सांस ले पा रहा है, पर लेटने पे उसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है. सो दैट मीन्स इट इज द डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग इन स्टैंडिंग पोजीशन, इन अपराइट पोजीशन, sorry, in horizontal position, in horizontal position. That means he can breathe when he is standing, but when he is lying down, he is sleeping, तब उसको दिक्कत हो रही है सांस लेने में. Now there is one more term and that is dyspnea. डिस वर्ड जो है स्टूडेंट्स, ये हमेशा पेनफुल के लिए यूज करते हैं, अपन आगे भी बहुत सारे सिस्टम्स में पढ़ेंगे. सो डिस्निया मीन्स देयर इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. डिफिकल्टी तो है पर साथ में सांस लेते वक्त दर्द भी हो रहा है. सो दिस इज डिफिकल्ट पेनफुल रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग.
painful breathing. This is important. Now there is one more term, that is apnea. अब आप नाम से ही समझ गए होंगे, निया मीन्स नॉर्मल ब्रीदिंग और एपनिया मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग स्टॉप हो गई है। वैसे तो नॉर्मल ब्रीदिंग स्टॉप हो जाएगी तो पेशेंट मर जाएगा, ही विल डाई, ही और शी विल डाई, तभी ब्रीदिंग स्टॉप होगी परमानेंट। बट अगर टेम्पररी भी स्टॉप हो रही है तो भी हम उसे एपनिया कहते हैं। सो दिस इज एक्चुअली टेम्पररी स्टॉपेज और सीजेशन, दैट इज स्टॉपेज ऑफ ब्रीदिंग। कुछ देर के लिए सांस हम वॉलंटरी भी रोक सकते हैं, देन इट बिकम्स एपनिया। नाउ देयर आर टू मोर इंपॉर्टेंट टर्म्स। वन इज ऑक्सिया वर्ड जो है ये टिश्यू में ऑक्सीजन के लिए यूज करते हैं, तो हाइपोक्सिया, हाइपो मीन्स कम, ऑक्सिया मीन्स ऑक्सी वर्ड ऑक्सीजन के लिए है, इया वर्ड टिश्यू के लिए है। टिश्यू में ऑक्सीजन का लेवल लेस देन नॉर्मल हो जाना किसी भी कारण से, सपोज एनीमिया है, आरबीसी कम है, हीमोग्लोबिन कम है, टिश्यू तक बराबर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, तो भी क्या हो जाएगा, हाइपोक्सिया। सो हाइपोक्सिया मीन्स लो O2 concentration in tissue cells, लो लेसर देन नॉर्मल, जितना होता है उससे कम। जब O2 कम होगा लेकिन सेल तो एक्टिव है, वो क्या कर रहा है, लगातार CO2 प्रोड्यूस कर रहा है। किसी भी कारण से अगर वो CO2 बराबर ब्लड के थ्रू लंग्स तक पहुंच के और लंग से बाहर एक्सेल नहीं हो रही है तो वो टिश्यू में एक्यूमुलेट होगी, इकट्ठी होने लग जाएगी, यानी टिश्यू में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। दैट मीन्स इट इज कॉल्ड, बढ़ जाएगा तो हाइपर, CO2 के लिए कैपनिया। सो हाइपर कैपनिया मीन्स हाई CO2 concentration in tissue cells. All right, these are some of the important terms. Now let us try to understand the various diseases which are related. Students, पहली disease जो हम पढ़ रहे हैं that is related to hypoxia. So let us talk about the hypoxic disorders now. Hypoxic disorders, ये वो disorders हैं जिनमें टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और ऑक्सीजन कम होगा तो वो टिश्यू बराबर एनर्जी नहीं उससे गेन कर पाएगा, क्योंकि न्यूट्रिएंट ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पर ही एटीपी बनती है। सो टायर्डनेस, लेथार्जी, थकावट होना, ये सब प्रॉब्लम्स उसको होंगी। नाउ इसमें बहुत टाइप का हाइपोक्सिया हो सकता है। सबसे पहले हम जो मेन पढ़ रहे हैं दैट इज द माउंटेन सिकनेस। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स, बहुत क्वेश्चन भी आते हैं। इसे एल्टीट्यूड सिकनेस भी कहते हैं, इसे हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया भी कहते हैं, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। बहुत इंटरेस्टिंग है, आइए इसको समझें हम। माउंटेन सिकनेस मतलब हम माउंटेन, पहाड़ की बात कर रहे हैं, एल्टीट्यूड मतलब हाई एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं। जब सी लेवल की अगर हम बात करें, लैंड पे जहां हम रहते हैं, यहाँ पे हम जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर 760 मिलीमीटर मर्करी होता है, जिसमें 21% ऑक्सीजन होती है, यानी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 159 मिलीमीटर मर्करी। ये हम सब ने पढ़ा है ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में। नाउ जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं पहाड़ पे, वैसे वैसे टोटल एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर कम होने लग जाता है हाइट के साथ। करीब 8000 फीट अगर ऊपर चढ़ें, आप कोई लेह लद्दाख जाएं, कैलाश मानसरोवर जाएं, इसीलिए वहाँ जाने के पहले मेडिकल टेस्ट होता है कि आपकी फिजिकल फिटनेस भी है या नहीं तो क्या होगा, इतने हाई एल्टीट्यूड पे जाके एटमॉस्फेयर में एयर का प्रेशर कम हो जाता है। सो सपोज करिए कि कोई पर्सन यहाँ पर है, दिस इज द सी लेवल, और सी लेवल पर जो एयर है उसका पार्शियल प्रेशर है 760 mmHg। अब वो ऊपर चढ़ा, जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ा, सपोज करिए वो एक लेवल पे आया जहां पर पार्शियल प्रेशर है एयर का 500 mmHg। सपोज एयर का कॉम्पोजिशन तो अभी भी उतना ही है, अभी भी इसमें 21% ऑक्सीजन ही है, लेकिन अगर हम पार्शियल प्रेशर निकालेंगे PO2 तो 21% ऑफ
500 निकालेंगे। यहाँ हमने निकाला था 21% ऑफ 760, तो सी लेवल पर PO2 हमारा आया था 159 mmHg, यहाँ पर आएगा करीब 105 mmHg, यानी PO2 फॉल हो गया। यानी जो ऑक्सीजन, जो एयर हम अंदर ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर कम है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है। पार्शियल प्रेशर कम है तो प्रेशर का डिफरेंस भी कम होगा। एल्वियलस में कितनी होती है 104 mmHg, यहाँ पे कितना डिफरेंस था 159 से लेके 154 का, यानी ऑलमोस्ट 55 mmHg का। यहाँ पर क्या होगा 104 और 105 केवल 1 mmHg का। जितना कम प्रेशर डिफरेंस होगा उतना धीमा डिफ्यूजन होगा, यानी कि एल्विलाई में जो एयर है एटमॉस्फेयर की, उसमें से जो ऑक्सीजन है वो कम पहुंचेगी। एल्वियलस में कम पहुंचेगी तो ब्लड में कम पहुंचेगी, ब्लड में कम पहुंचेगी तो टिश्यू में कम पहुंचेगी, यानी कि हाइपोक्सिया हो जाएगा। ये हाइपोक्सिया क्यों हुआ? क्योंकि जो एयर हम ले रहे हैं उसमें ही PO2 कम है। कहाँ हो रहा है ये कंडीशन? माउंटेन्स पे या हाई एल्टीट्यूड्स पे। इसीलिए जब आप ऊपर चढ़ेंगे, आप ट्रैकिंग करेंगे, हाई एल्टीट्यूड्स पे जाएंगे तो धीरे धीरे आपको ब्रेथलेसनेस होगी, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि सफिशिएंट ऑक्सीजन आपके टिश्यूज को नहीं मिल पा रही है। सो व्हाट हैपेंस इन दिस हैपेंस एट हाई एल्टीट्यूड। क्या क्या सिम्टम्स होंगे पेशेंट को? सांस लेने में दिक्कत होना, हाफनी भरना, दैट इज ब्रेथलेसनेस, फिर उसे हेडेक होने लग जाएगा, सर दुखेगा, उसे थकावट होगी, फटीग, चक्कर भी आ सकते हैं, जी मिचलाएगा, ऐसा लगेगा वॉमिटिंग आ रही है, नौशिया एक्सेट्रा। बट हमारी बॉडी के पास इसके लिए तोड़ होता है। क्या तोड़ होता है कि करीब 48 आवर्स में हमारी बॉडी एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, और हम जानते हैं कि आरबीसी फॉर्मेशन में एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का बहुत बड़ा रोल होता है। ये किडनी से प्रोड्यूस होता है, तो फाइनली ये आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा देगा। तो ऑक्सीजन तो कम आ रही है, लेकिन अब आरबीसी ज़्यादा है तो वो फटाफट ऑक्सीजन को लेते जाएंगे, जिस कारण से ज़्यादा ऑक्सीजन टिश्यू तक वो पहुंचाएंगे, और इस सिचुएशन को हम करेक्ट कर सकते हैं। सो दीज आर द सिम्टम्स, एंड नाउ व्हाट हैपन्स इन दिस? बॉडी इंक्रीजेस एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन। ये हार्मोन है स्टूडेंट्स जो किडनी से निकलता है, हार्मोन फ्रॉम किडनी, और जैसे ही एरिथ्रोपोइटिन बढ़ेगा ये आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा देगा। आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन को वो कैरी कर सकेगा, और इस तरह से सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है। अराउंड 2 दिन में, 48 आवर्स में ये हो जाता है। इसीलिए स्टूडेंट्स, अगर जो पहाड़ी इलाके के लोग हैं, अगर उनका हम ब्लड काउंट कराएं तो उनमें परमानेंटली आरबीसी ज़्यादा ही होते हैं। कई साल तक अगर कोई इंसान लैंड से जाके पहाड़ पे रहे तो धीरे धीरे उसकी बॉडी जो होती है उसमें ये एक्लिमेटाइजेशन होता है, ये एडेप्टेशन होता है कि उसकी बॉडी में आरबीसी काउंट बढ़ जाता है, ताकि वो इस कम प्रेशर वाली एयर में से भी अच्छे से ऑक्सीजन का यूज कर सके। सो mountain sickness happens at high altitudes. It is because of the this is due to less air pressure, and less air pressure है, so reduced PO2 in air. Partial pressure of oxygen भी कम है, इसीलिए इसको हाइपोक्सिया कहते हैं। आप इसको नोट डाउन करिए, then we'll read about the second type of hypoxic disorder. Please note this down. So this is the first type of hypoxic disorder. Now let's read what is the second type of hypoxic disorder. It is called anemic hypoxia. नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो रही है टिश्यू में। किस लिए? क्योंकि एनीमिया हो गया है। एनीमिया यानी किसी भी कारण से आरबीसी का काउंट कम हो गया है या हीमोग्लोबिन का काउंट कम हो गया है। एयर जो हम ले रहे हैं उसमें पार्शियल प्रेशर तो नॉर्मल है, नॉर्मल PO2 है, लेकिन या तो रिड्यूस आरबीसी है या हीमोग्लोबिन कम हो गया है, जिसे हम एनीमिया कहते हैं। किसी भी कारण से, हमने एनीमिया के बहुत सारे कारण पढ़े हैं। परनीशियस एनीमिया हो गया,
B12 की कमी हो गई, फॉलिक एसिड का डिफिशियंसी हो गई, मेच्योर आरबीसी ही नहीं बन रहे हैं, या मेच्योर आरबीसी बन रहे हैं, आयरन की कमी है फूड में, हीमोग्लोबिन बराबर नहीं बन रहा, किसी भी कारण से अगर आरबीसी या हीमोग्लोबिन कम हो गया तो भी टिश्यू को बराबर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और हाइपोक्सिया हो जाएगा। लेट्स सी द थर्ड टाइप, इट इज कॉल्ड स्टूडेंट्स, एनीमिक के बाद में आता है, दैट इज द ऑब्स्ट्रक्टिव हाइपोक्सिया। ऑब्स्ट्रक्टिव हाइपोक्सिया मतलब यहाँ पे PO2 नॉर्मल है, आरबीसी काउंट भी नॉर्मल है, हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल है, फिर क्या प्रॉब्लम हो रही है? सपोज करिए ये कोई भी ब्लड वेसल है, ये ब्लड लेके जा रही है आगे और यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया, बहुत ज़्यादा फैटी फूड अपन खा रहे हैं किसी भी कारण से, ये सपोज डिपॉजिट हो गए लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, तो अब जो ब्लड सप्लाई है, हो सकता है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ऑब्स्ट्रक्शन बिल्कुल ही खत्म भी हो जाए, तो बिल्कुल ही आगे ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, तो अब ऑक्सीजन का अमाउंट कम पहुंच रहा है आगे वाले टिश्यू तक, यानी बिकॉज ऑफ दिस ऑब्स्ट्रक्शन द अमाउंट ऑफ O2 which is going into the tissues is become less, and this is known as obstructive hypoxia. And the last is histotoxic hypoxia. हिस्टो मतलब टिश्यू, टॉक्सिक मतलब जहर, विषैला, किसी भी कारण से, किसी पॉइजनिंग के कारण से, यहाँ सब कुछ नॉर्मल है, PO2 नॉर्मल है, आरबीसी काउंट नॉर्मल है, हीमोग्लोबिन का अमाउंट नॉर्मल है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन पॉइजनिंग के कारण, जैसा कि होता है साइनाइड पॉइजनिंग, कॉमन एग्जाम्पल, साइनाइड पॉइजनिंग हुई तो अब ऑक्सीजन पहुंच तो रहा है पर टिश्यू उसको यूज नहीं कर पा रहा, सो टिश्यू अनेबल टू यूज ऑक्सीजन, और इसीलिए टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हो गई, इट कैन इवन लीड टू डेथ ऑफ द पर्सन। सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स विच कैन रिलेट with the hypoxia, that is decreased O2 concentration in the tissues. Now आप इसको नोट डाउन करिए, then we'll read some more disorders. So these are hypoxic disorders. Now let's read one more disorder which is again very very important, जिस पे बहुत questions पूछे जाते हैं, and that is carbon monoxide poisoning. Very important students. हमने पढ़ा है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, CO2 हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाता है, ये दोनों ही अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, बट कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, इट मेक्स कार्बोक्सी। आप कंफ्यूज मत होइएगा, कई स्टूडेंट्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को सोचते हैं CO2 के साथ जुड़ रही है, नहीं, वो कार्ब अमीनो है CO2 के साथ, ये है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी हीमोग्लोबिन के लिए, इसकी एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन इज almost 210 times higher than that of oxygen. ऑक्सीजन जितने अच्छे से हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ सकती है उससे 210 टाइम्स ज्यादा ये बाइंड करती है हीमोग्लोबिन के साथ। यानी अगर थोड़ी सी भी कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी लंग्स के अंदर आ गई तो वो हीमोग्लोबिन के साथ बहुत तेजी से बाइंड करेगी, ऑक्सीजन को नहीं जुड़ने देगी। 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर ट्रांसपोर्ट होती है, तो बराबर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी टिश्यूज तक, टिश्यूज में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। टिश्यू लगातार CO2 प्रोड्यूस कर रहा है, वो CO2 भी हीमोग्लोबिन के साथ नहीं जुड़ पाएगी जो 23% जुड़ रही थी, क्योंकि क्या जुड़ी हुई है ऑलरेडी, कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ी हुई है, तो CO2 बढ़ने लग जाएगी। यानी पहले O2 कम होगा टिश्यूज में और फिर इट इज फॉलोड बाय CO2 का बढ़ना इन द टिश्यूज। सो इसकी एक और इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक स्टेबल कंपाउंड है, ये टूटता नहीं है,
ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड कार्बामिनो हीमोग्लोबिन अनस्टेबल थे, ये स्टेबल है, एक बार जुड़ गई तो जुड़ गई, बहुत टाइटली जुड़ गई। एक तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है स्टूडेंट्स, कितने टाइम्स, 200 to 250 टाइम्स होता है, एवरेज 210 टाइम्स होती है। सो इट फॉर्म्स अ स्टेबल कंपाउंड, ये सेकेंड क्वेश्चन। और स्टेबल कंपाउंड जब ये बनाएगी तो पेशेंट को एस्फिक्सिया होगा। एस्फिक्सिया मतलब सफोकेशन, दम घुटना। क्यों दम घुट रहा है? क्योंकि पहले ऑक्सीजन कम हुई है टिश्यू में, यानी पहले हुआ है हाइपोक्सिया, क्योंकि हीमोग्लोबिन अवेलेबल नहीं है जिससे O2 जुड़ सके, और धीरे धीरे CO2 बढ़ने लगेगा टिश्यू के अंदर, क्योंकि CO2 भी ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है हीमोग्लोबिन के साथ, दैट इज हाइपरकैप्निया। और O2 पहुंच नहीं पा रहा, CO2 बढ़ रहा है, पेशेंट का दम घुटने लग जाएगा एंड दैट पेशेंट कैन इवन डाई। सो इट कॉजेज एस्फिक्सिया और सफोकेशन, कॉजेज एस्फिक्सिया और सफोकेशन, पेशेंट कैन इवन डाई। नाउ ये कब बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड? स्टूडेंट्स हम जानते हैं अगर किसी फ्यूल का पूरा कंबस्शन हो रहा है, पूरी बर्निंग हो रही है तो CO2 रिलीज होती है, पर अगर इनकम्प्लीट बर्निंग हो रही है तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। इसीलिए अगर आप किसी बंद कमरे में, सफोकेशन, एक भी खिड़की नहीं, कोई रोशनदान नहीं, बंद कमरे में अगर कोई सोता है तो ऑक्सीजन आ ही नहीं पा रही है, तो कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होती है। और अगर सोते सोते में भी उसने इस कार्बन मोनोऑक्साइड का इवन 1% इनहेल कर लिया, दैट पेशेंट विल डाई, उसका दम घुट जाएगा। सो कितनी परसेंट? इवन 1%। दैट इज अगर टोटल जो एयर है 760 mmHg, उसमें केवल 0.7 mmHg भी कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाए, इज लीथल, यानी जान ले सकती है, जानलेवा है, क्योंकि ये ऑक्सीजन CO2 को जुड़ने ही नहीं देगी हीमोग्लोबिन के साथ। नाउ इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स कि जब ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, ऑक्सीजन जो जुड़ती भी है थोड़ी बहुत, अब वो रिलीज नहीं हो पाती क्योंकि ये स्टेबल कंपाउंड है, तो ब्लड जो है वो चेरी रेड, डार्क रेड कलर का हो जाता है। नॉर्मली ब्लड ब्राइट रेड कलर का होता है, बट हेयर ब्लड बिकम्स डीप रेड और चेरी रेड इन कलर। ये क्वेश्चन आता है कि ब्लड चेरी रेड किसके कारण होता है? ड्यू टू दिस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। सो दिस इज अनदर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। सो स्टेबल कंपाउंड बनाती है नंबर 1, कौन सा कंपाउंड का नाम? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कितना टाइम्स ज़्यादा एफिनिटी? 210 टाइम्स। क्या कॉज करता है? दम घुटना, एस्फिक्सिया और सफोकेशन। फिफ्थ, कितना परसेंटेज इज लीथल? एंड ब्लड बिकम्स चेरी रेड। दीज आर ऑल द क्वेश्चंस विच कम्स फ्रॉम दिस कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। और ये तब होगी जब किसी बंद कमरे में अगर आप सो जाएं जहां पर इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन हो। लेट्स टॉक अबाउट द अदर वन नाउ। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मजे आएंगे आपको ये पढ़ के, एंड दैट इज कॉल्ड, लेट मी राइट द थर्ड वन। हमने हाइपोक्सिक डिसऑर्डर्स पढ़े, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, नाउ इट इज कॉल्ड डी कंप्रेशन सिकनेस। इसके 3-4 नाम और हैं, वो 3-4 नाम हमें पता होने चाहिए। केसन्स डिजीज और बेंज डिजीज और डिसबैरिज्म और डाइवर्स डिजीज। ये सब एक ही डिजीज के अलग अलग नाम हैं, सारे नाम आने चाहिए, सब पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, डाइवर डिजीज है, ड्राइवर नहीं है, तो ये याद रखना है, डाइवर मतलब गोताखोर। नाउ व्हाट हैपेंस, सपोज हम वापस से बनाते हैं, ये सी लेवल है और सी लेवल पे हम जानते हैं कि 760 mmHg एयर का प्रेशर रहता है। अब
किसी डाइवर ने, किसी गोताखोर ने छलांग लगाई समुद्र के अंदर, ये जा रहा है वो नीचे इस तरह से, यहां तक गया मान लीजिए, ये पानी है अंदर, दिस इज सी। नाउ सपोज वो यहां पर आया इस जगह, यहां पर जो प्रेशर है वो 760 mmHg तो है ही, प्लस ये जो इतना पानी है इसका भी तो प्रेशर उसके ऊपर पड़ रहा है, यानी उसका प्रेशर बढ़ गया। और जब हाई प्रेशर होता है, नॉर्मल सी लेवल के प्रेशर पे नाइट्रोजन जो होती है वो जितनी जैसे इनहेल होती है वैसे के वैसे एक्सेल हो जाती है, लेकिन जब हाई प्रेशर होता है तो ये नाइट्रोजन घुल जाती है, डिसॉल्व हो जाती है हमारे बॉडी फ्लूइड्स में, पर्टिकुलरली ब्रेन वगैरह में जहाँ फैट होता है वहाँ जाके ये डिसॉल्व हो जाती है। अब क्या होगा, ये गोताखोर, ये डाइवर वापस आएगा ऊपर, नीचे जा रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाइट्रोजन जो है वो इसके बॉडी फ्लूइड्स में डिसॉल्व हो रही है। जब ये ऊपर आता है और अगर ये एकदम से ऊपर आए, सडनली अगर ये एकदम से ऊपर आएगा तो वो जो नाइट्रोजन जो बॉडी फ्लूइड में डिसॉल्व थी वो फ्लूइड से बाहर आती है, और कैसे बाहर आती है, बबल्स के फॉर्म में बाहर आती है, और ये बबल्स जो हैं ये ब्लड वेसल्स में जाकर फंस सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, ब्लड सप्लाई को कट कर सकते हैं। सीवियर पेन होता है पैर में, हाथ में, चक्कर आना, हेडेक होना, अनकॉन्शियस होके डेथ तक हो सकती है। मान लीजिए ब्रेन की किसी आर्टरी में जाकर ये बबल फंस गया, इट कैन इवन लीड टू द डेथ ऑफ द पेशेंट, इट इज अ वेरी सीवियर कंडीशन। इसीलिए जो डाइवर्स होते हैं वो कैसे ऊपर आते हैं, थोड़ा सा ऊपर आएंगे फिर पानी में ही रुकेंगे, नॉर्मल सांस लेंगे, फिर धीरे धीरे दे कम, ताकि वो जो नाइट्रोजन है वो धीरे धीरे, जो डिसॉल्व नाइट्रोजन है धीरे धीरे बाहर आए बॉडी के, ऐसा नहीं वो एकदम से आए। इसीलिए नीचे जा रही है तो कंप्रेस, ऊपर आ रहा है तो डीकंप्रेस। इस डीकंप्रेशन के कारण बबल्स बनेंगे नाइट्रोजन के जो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। दिस इज व्हाट इज नोन एज डीकंप्रेशन सिकनेस। इसको प्रिवेंट करने के लिए डाइवर्स एक तो धीरे धीरे ऊपर आते हैं, नंबर 1। दूसरा, उनका जो सिलेंडर है, एयर सिलेंडर जो डाइवर्स लेकर जाते हैं, उसमें जो एयर भरी जाती है उसमें नाइट्रोजन अब डालते ही नहीं है, उसमें नाइट्रोजन की जगह हीलियम मिला दिया जाता है, ताकि ये नाइट्रोजन जो है सिर्फ जो सिलेंडर के थ्रू जो एयर जा रही है उसमें नाइट्रोजन बॉडी में ही नहीं जाए। बॉडी में ही नहीं जाएगी जब अंदर नाइट्रोजन, तो वो डिसॉल्व ही नहीं होगी, जब डिसॉल्व ही नहीं होगी तो ऊपर आने के टाइम वो बबल बनकर बाहर भी नहीं आएगी। तो अब ये चेंज इसमें कर दिया गया है। सो what happens in decompression sickness? Let us write down that nitrogen dissolves in body fluids at high pressure. Normally नहीं करती dissolve at high pressure, जैसा कि पानी में नीचे जाने पे हो रहा है जब प्रेशर बढ़ रहा है। Now while diver एसेंस ऊपर आएगा, नीचे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो तेजी से ऊपर आया, एब्रप्टली, सडनली ऊपर आया, देन व्हाट विल हैपन, दिस नाइट्रोजन कम्स आउट ऑफ दिस बॉडी फ्लूइड इन फॉर्म ऑफ बबल्स। और ये बबल्स जो हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, दीज बबल्स कैन obstruct blood vessels and then they can cause problems. क्या क्या symptoms हो सकते हैं? Symptoms can be severe pain in legs and hand, then there can be headache, उसको चक्कर आएंगे, vomiting जैसी feeling होगी, nausea etc. क्या प्रिवेंशन है? एक तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स में आजकल नाइट्रोजन भरी ही नहीं जाती है, और दूसरा धीरे धीरे वो ऊपर आए। तो क्वेश्चन जो आता है स्टूडेंट्स, एक तो ये कि ये किसके कारण होती है, नाइट्रोजन के कारण, नंबर 1 क्वेश्चन। सेकंड, कहाँ होती है, अंडर सी, हाई प्रेशर पे, लेट मी राइट अंडर सी। सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जाता है। थर्ड क्वेश्चन, कब होगी, एब्रप्टली अगर ऊपर आए। फोर्थ क्वेश्चन, किसके कारण प्रॉब्लम होती है, नाइट्रोजन बबल्स के कारण प्रॉब्लम होती है। ऑलराइट, you note this down, then we'll read some more diseases. So this is about the decompression sickness. Now let's talk about some more diseases which are related to the respiratory system. Now students, कुछ infections होते हैं, इनकी details हम 12th के कोर्स में पढ़ते हैं जब हम diseases को डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ उनके
उनके बारे में बहुत बेसिक सा आपको बता रही हूँ. सो लेट अस राइट इन्फेक्शियस डिजीजेस विच आर रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम. आई एम नॉट टॉकिंग इन डिटेल, आई एम अगेन रिपीटिंग. ये हम 12th में कवर करेंगे. जैसे पहली हम सब जानते हैं टीबी, दैट इज ट्यूबरक्यूलोसिस. हम डिटेल्स पढ़ेंगे. टीबी सिर्फ लंग्स में ही नहीं होती है, इंटेस्टीन में भी होती है, बोन्स में भी होती है. हम यहाँ पे पल्मोनरी टीबी की बात कर रहे हैं जो लंग्स में होती है. एंड इट इज़ कॉज्ड बाय, ये बैक्टीरिया से होती है जिसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली कहते हैं. हम पढ़ेंगे इसकी पूरी डिटेल्स 12th में, किस तरह से इसमें क्रॉनिक कफ, लंबी खांसी, सूखी खांसी, शाम के समय पे फीवर आना यानी इंक्रीज राइज ऑफ टेम्परेचर ड्यूरिंग इवनिंग, वेट लॉस होना, ये सब सिम्टम्स होते हैं. इसके ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स होती हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया से हो रही है, नाम ही है माइकोबैक्टीरियम. सो एंटीबायोटिक्स से इसका ट्रीटमेंट होता है. वील रीड एवरीथिंग इन डिटेल इन 12th क्लास. नाउ लेट्स सी द सेकेंड डिजीज है स्टूडेंट्स कॉमन कोल्ड. नॉर्मल जुखाम होना, कॉमन कोल्ड. स्टूडेंट्स इंडिया में अगर आप नॉर्मली कोई पेरीफेरी में गांव में डॉक्टर के पास जाते हो, जुखाम हुआ 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, तो वो एंटीबायोटिक लिख देता है, विच इज़ रॉन्ग. क्योंकि कॉमन कोल्ड एक वायरल डिजीज़ है और वायरल जो एंटीबायोटिक है वो सिर्फ बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है. हम पढ़ेंगे, वायरस के अगेंस्ट नहीं. तो नॉर्मली 3-4 दिन में वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट बॉडी खुद ही इम्यूनिटी से उसको ठीक कर देती है. तो 3-4 दिन तक आपको जुखाम के लिए कुछ भी ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है. आप बस नॉर्मल स्टीम ले लो. अगर फीवर आ रहा है तो उसके लिए एंटीपायरेटिक ले लीजिए ताकि फीवर रिड्यूस हो जाए, पर आपको एंटीबायोटिक्स वगैरह लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. सो कॉमन कोल्ड क्या है? इट्स अ वायरल डिजीज, वायरल इन्फेक्शन है ये. और ये कॉमनली होता है राइनो वायरस से. हम सब पढ़ेंगे. और इसमें मेन सिम्टम्स क्या होते हैं हम जानते हैं. या तो रनिंग नोज होगी या ब्लॉक नोज हो जाएगी और छींकें आएंगी, स्नीजिंग होगी. सो व्हाट आर द सिम्टम्स? सिम्टम्स आर स्नीजिंग, छींक आना, देन रनिंग नोज और ब्लॉक नोज दोनों हो सकता है. और हम जानते हैं कि नोज़ के थ्रू ही एयर अंदर जाती है तो फिर सांस लेने में दिक्कत होगी, एयर प्रॉपरली फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, नाक का नेजल पैसेज ही ब्लॉक हो जाएगा. सो देयर कैन ऑल्सो बी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग अगर ये बहुत सीवियर हो जाए तो. इसीलिए लेटते हैं जब पर्टिकुलरली, तो रात को जुखाम में लेटते टाइम बिल्कुल ही सांस आपसे नहीं ली जाती क्योंकि नेजल पैसेज ही ब्लॉक हो रहा है. सो दिस इज कॉमन कोल्ड. नाउ लेट्स सी द थर्ड कॉमन इज डिप्थीरिया. डिप्थीरिया, ये हम डिटेल्स इसकी पढ़ेंगे. डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, we'll read in 12th. These are some of the infectious disorders which you should know. ये related है इससे रेस्पिरेटरी डिजीजेज से, रेस्पिरेटरी सिस्टम से. डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस के अगेंस्ट आजकल बहुत अच्छे वैक्सीन्स आ गए हैं ताकि ये डिजीजेस बच्चों में ना हो. नाउ लेट्स सी द फिफ्थ वन. द फिफ्थ डिजीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज न्यूमोनिया. निमोनिया अभी भी इंडिया में गांव में आज भी बच्चों के डेथ का सबसे बड़ा कारण है. क्या होता है निमोनिया में स्टूडेंट्स? ये भी एक इन्फेक्शियस डिजीज है. इट इज मेनली कॉज्ड बाय 2 बैक्टीरिया हैं, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड डिप्लोकोकस निमोनी. then pneumonia, then Haemophilus influenzae. Haemophilus influenzae ये कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, बाकी ये कई फंगस से भी होता है. हम उसकी डिटेल्स नहीं पढ़ रहे हैं, वो सब हम 12th में पढ़ेंगे. अभी आपको ये 3 नाम पता होने चाहिए, इनसे निमोनिया कॉज होता है. निमोनिया जो है ये मेनली अफेक्ट करता है एक्सट्रीम एज को, ओल्ड एज या बहुत छोटे बच्चों में, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बॉडी की इतनी अच्छी नहीं होती. सो इट मेनली अफेक्ट्स यंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चे, एंड ओल्ड एज.
मेनली हो सकता है अडल्ट्स में भी, बट मेनली ये क्वेश्चन पूछते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट. नाउ क्या हो रहा है निमोनिया में? निमोनिया में बेसिकली हो रहा है इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्वियोलर मेम्ब्रेन. एल्वियोलर मेम्ब्रेन. और इस इन्फ्लेमेशन के कारण एल्वियोलाई के अंदर फ्लूइड भर जाएगा. सो फ्लूइड फिल्ड एल्वियोलर कैविटी. और जब एल्वियोलस के अंदर फ्लूइड भर जाएगा तो गैशियस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाएगा और ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होगी. सो देयर विल बी रिड्यूस्ड गैशियस एक्सचेंज, क्योंकि हम जानते हैं कि गैशियस एक्सचेंज एल्वियोलस के थ्रू ही होता है. कैसे होता है स्टूडेंट्स? देखिए, सपोज ये एल्वियोलस है, ये ब्लड वेसल है, ठीक है, ये एल्वियोलस की एपिथेलियम है, इसके बीच बीच में पोर्स होते हैं, ये कैपिलरी की एंडोथीलियम हो गई. इसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है इस मेम्ब्रेन का. इन्फ्लेमेशन जब होगा तो जो ब्लड में से फ्लूइड है वो निकलकर एल्वियोलाई में जाता है और एल्वियोलाई में फ्लूइड इकट्ठा होने लग जाता है. जब फ्लूइड इकट्ठा होगा यानी हवा बराबर नहीं आ पाएगी और एयर प्रॉपरली एक्सचेंज नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो फ्लूइड भर गया है. इसको बोलते हैं फेफड़ों में, लंग्स में पानी भरना. एक्चुअली पानी नहीं भर रहा है, इस एल्वियोलस में फ्लूइड भर गया है, जिसके कारण से उसको बहुत डिफिकल्टी होगी ब्रीथ करने में और दैट पर्सन में इवन डाई. बच्चों में बहुत कॉमन होता है. सो आपको जो याद रखना है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एल्वियोलर कैविटी में फ्लूइड भर जाता है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. दिस हैपन्स इन निमोनिया. अगर ये बैक्टीरिया से हो रहा है तो एंटीबैक्टीरियल देते हैं, अगर फंगस इसका कॉज है तो एंटी फंगल देते हैं. वो उसकी डिटेल्स हम 12th में पढ़ेंगे. सो यू नोट दिस डाउन, देन वील रीड सम मोर डिसऑर्डर्स. So now these are some of the infectious diseases. Now let's talk about some more diseases. The next is students bronchitis. Now itis word का मतलब होता है inflammation होना, और अगर bronchi का inflammation है तो उसे bronchitis कह देंगे. So what is bronchitis? It is inflammation of bronchi. What happens now? ब्रोंकाई का इन्फ्लेमेशन होगा तो ब्रोंकस के अंदर जो सीरो म्यूकस ग्लैंड्स हैं, यानी जो म्यूकस प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमने पढ़ा था कि ब्रोंकाई जो होते हैं उनमें म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनका नंबर भी बढ़ जाएगा उन ग्लैंड्स का और उनका प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा. सो देयर इज इंक्रीज इन सीरो म्यूसिनस ग्लैंड्स. नंबर भी बढ़ जाता है स्टूडेंट्स और साइज भी बढ़ जाता है. नंबर एंड साइज बोथ इंक्रीजेस. जब ये बढ़ेगा तो क्या होगा? बहुत सारा म्यूकस प्रोड्यूस होगा. सो इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन. और जब म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ेगा तो यानी कि जो पैसेज है वो नैरो होगा. नैरो होगा तो उसको सांस लेने में दिक्कत होगी और वो पेशेंट से क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगे उसको? सिम्टम्स विल बी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, और इस म्यूकस को बाहर फेंकने के लिए वो पेशेंट बार बार खांसेगा. सो देयर विल बी कांस्टेंट कॉफिंग ताकि वो इसको बाहर फेंक सके. और जब वो बाहर थ्रो करेगा तो ये जो म्यूकस बाहर निकलता है, बलगम जिसे हम कहते हैं, ये ग्रीनिश येलो कलर का होता है. ये क्वेश्चन आता है. सो ग्रीनिश येलो स्प्यूटम. स्प्यूटम मतलब जो हम बाहर स्पिट कर रहे हैं, थूक रहे हैं बाहर, ये ग्रीनिश येलो कलर का होता है. दिस इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछते हैं. सो देयर विल बी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग क्योंकि म्यूकस एक्यूमुलेट हो गया है, वो नैरो हो गया है, वो जो पैसेज है, पेशेंट लगातार खांसेगा, खांसी आएगी और ग्रीनिश येलो कलर का स्प्यूटम बाहर निकलेगा. क्या कॉज होता है स्टूडेंट्स इसका? इसके मेन कॉजेज जो होते हैं, एक तो सिगरेट स्मोकिंग होता है जिसके कारण ब्रोंकाई की वॉल्स का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, या बहुत लंबे समय तक कोई पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट के लिए एक्सपोजर हो जाए. सो एयर पॉल्यूटेंट्स एक्सेट्रा.
These are some of the causes. All right. So this is the next disease, and these are the important questions which comes from it. Now let's see the next disorder. Now students, let us see one more interesting disease which you all must have heard about, that is asthma. जिसे सांस की तकलीफ कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, या दमा जिसे कहते हैं, अस्थमा. आपने बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा होगा. चुलबुल पांडे वाली जो मूवी आई थी दबंग पार्ट 1, उसमें उसकी मदर की जो डेथ होती है वो अस्थमा से ही होती है. उसको अस्थमा का अटैक आता है, इनहेलर ढूंढती है, और विलन जो होता है वो इनहेलर देता नहीं है. सो लेट अस राइट द नेक्स्ट डिसऑर्डर, दैट इज अस्थमा. अस्थमा आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको भी अटैक आ सकता है. इस क्वेश्चन के कारण अगर अपना सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी टू रिमेंबर है. अस्थमा मेनली एलर्जिक डिसऑर्डर है. ये एलर्जी से होता है, कोई स्मोकिंग के कारण नहीं हो रहा है, कोई इन्फेक्शन के कारण नहीं हो रहा है. दिस इज बेसिकली एलर्जिक डिसऑर्डर. किसी भी चीज से एलर्जी हो सकती है. हो सकता है धूल से हो, डस्ट से, डर्ट से, पोलन ग्रेन्स हो कुछ हवा में ऐसे. सो इट कैन बी बिकॉज ऑफ एनी एलर्जन, डस्ट, कोल्ड, सर्दी में, या झाड़ू लगाई किसी ने. दिवाली के टाइम बहुत लोगों को अस्थमा का अटैक आता है क्योंकि जो क्रैकर्स हैं, पटाखे हैं, उसमें जो स्मोक है उससे एलर्जी रहती है. पोलन्स हैं एक्सेट्रा. दीज ऑल कैन बी एलर्जेंस. एलर्जेंस मतलब स्टूडेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस जो नॉर्मल किसी दूसरे इंसान के लिए हार्मलेस है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई नुकसान नहीं हो रहा, बट उस इंसान का सिस्टम उसके लिए हाइपर सेंसिटिव है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए, तो वो सब्सटेंस उस इंसान के लिए एलर्जेन बन जाएगा और उसको एलर्जी कॉज करेगा. एलर्जी का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता. एलर्जी का सिर्फ एक ट्रीटमेंट होता है कि आप उस एलर्जन को अवॉइड करें. जिस भी कारण से हो रहा है आपको अवॉइड करना पड़ेगा, चाहे आप मास्क पहने, आप कैसे भी उसे अवॉइड करें. सो इट इज एन एलर्जिक डिसऑर्डर. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस. क्या होता है स्टूडेंट्स, मान लीजिए पहली बार वो एलर्जन बॉडी में आया. जब वो फर्स्ट टाइम आता है तो हमारे जो मास्ट सेल्स होते हैं उस एलर्जन के लिए एंटीबॉडी बनाते हैं, और वो एंटीबॉडी आकर मास्ट सेल से जुड़ जाती है. ये मास्ट सेल है, इससे आकर ये एंटीबॉडी अटैच हो जाती है. जब सेकेंड टाइम वो एलर्जन बॉडी में आएगा तो वो एलर्जन आके इस एंटीबॉडी से जुड़ा, जो कि ऑलरेडी मास्ट सेल से जुड़ी हुई है. अब क्या होगा, ये जो मास्ट सेल है ये रप्चर हो जाएगा, और जब ये रप्चर होगा या स्टिमुलेट हो जाएगा, और स्टिमुलेट होकर ये रिलीज करेगा हिस्टामिन. हम पढ़ चुके हैं मास्ट सेल हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपारिन 3 सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करता है. सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, एलर्जन स्टिमुलेट्स मास्ट सेल. ये क्वेश्चन आता है कि अस्थमा कौन से सेल्स के स्टिमुलेशन के कारण होता है. आंसर है मास्ट सेल्स. मास्ट सेल्स क्या करेंगे, दे विल रिलीज हिस्टामिन. नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सब्सटेंस रिलीज होता है, हिस्टामिन. हिस्टामिन के 2 काम होते हैं. एक तो ये वैसोडाइलेटर है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पर एक जो हमने नहीं पढ़ा, हिस्टामिन इज अ ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर, यानी ये ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, नैरो कर देता है. सो इट इज अ ब्रोंकोकंस्ट्रिक्टर. इट विल नैरो द ब्रोंकल ल्यूमन, और जब ब्रोंकल ल्यूमन नैरो हो जाएगा तो बराबर नैरो ब्रोंकियल ल्यूमन, तो एयर इजीली अंदर नहीं आ पाएगी, और अगर अंदर आ चुकी है तो वो इजीली बाहर नहीं जा पाएगी. सो देयर विल बी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. पेशेंट अच्छे से सांस नहीं ले पाएगा, और अगर बिल्कुल ही कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया तो सांस बंद हो जाएगी, वो मर जाएगा. इट कैन इवन लीड टू डेथ ऑफ द पेशेंट. तो इसीलिए स्टूडेंट्स इसमें अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स क्या हो जाएंगे, एक तो डिफिकल्ट ब्रीदिंग, दूसरा स्टूडेंट्स इसमें आवाज़ आएगी जब पेशेंट सांस लेगा या छोड़ेगा, एक सीटी जैसी, विस्लिंग जैसी साउंड आती है, ऐसी आवाज़ जिसे वीजिंग साउंड बोलते हैं.
और ये पर्टिकुलरली जब सांस बाहर छोड़ता है, क्योंकि पैसेज बहुत नैरो हो गया है, उसमें से जब हवा निकल के जाएगी तो एक आवाज क्रिएट करेगी विच इज कॉल्ड व्हीजिंग साउंड। क्वेश्चन आता है व्हीजिंग साउंड किस डिजीज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? अस्थमा का। सो देयर इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग बट देयर इज व्हीजिंग साउंड स्पेशली ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। इंस्पिरेशन में भी आती है पर एक्सपिरेशन में ज्यादा तेज आती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिर्फ और सिर्फ अस्थमा में होगा क्योंकि। ऑलराइट, और ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसका ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन तो ये है कि उन एलर्जेंस को हम अवॉइड करें। ट्रीटमेंट होते हैं इसके ब्रोंको डायलेटर ड्रग्स। कुछ मेडिसिन आती हैं जो ब्रोंकाई को डायलेट कर दें, और ये एक्चुअली क्या है? एंटी हिस्टामिनिक्स, हिस्टामिनिक ड्रग्स। हिस्टामिन के अगेंस्ट काम करती हैं क्योंकि हिस्टामिन ही ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कर रहा है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एलर्जिक, मास्ट सेल स्टिमुलेटेड, रिलीजेस हिस्टामिन, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन एंड व्हीजिंग साउंड। आप इसको नोट डाउन करिए, देन वील रीड फ्यू मोर डिसऑर्डर्स। Now let's talk about one more important disorder related to this system, and that is called emphysema. Again very very important, आपके कोर्स के हिसाब से बहुत क्वेश्चंस आते हैं एम्फाइसीमा पे। एम्फाइसीमा का मतलब होता है फुल ऑफ एयर। फुल ऑफ एयर क्या मतलब है इसका? क्या होता है इसका? मेन कॉज होता है स्टूडेंट सिगरेट स्मोकिंग। यही मेन क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉज ऑफ एम्फाइसीमा सिगरेट स्मोकिंग या सिगरेट स्मोकिंग कॉजेज। वैसे तो सिगरेट स्मोकिंग ब्रोंकाइटिस भी करता है और भी रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है, कैंसर भी कर सकता है, पर अगर उसमें एम्फाइसीमा ऑप्शन दिया है तो हमें एम्फाइसीमा ही लगाना है। सो लेट अस राइट दैट कॉज इज, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिगरेट स्मोकिंग। So we can just see how much harmful is cigarette smoking. Why? What does it do? Suppose ये alveoli हैं इस तरह से, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो alveoli हैं इन पे, इनके थ्रू एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पर ये ब्लड वेसल हो गई है, सपोज ये ब्लड वेसल है, इनके बीच में एक्सचेंज होता है। ये सिंपल सी बात है, हम जानते हैं। सिगरेट स्मोक जो है वो आकर यहाँ पे एक्यूमुलेट होती है, और इस सिगरेट स्मोक में कुछ ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जिनको रिलीज, डाइजेस्ट करने के लिए जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो आकर प्रोटीएजेस एंजाइम्स निकालते हैं ताकि वो इनके अंदर जो प्रोटीन्स हैं, हार्मफुल प्रोटीन्स हैं, उन्हें तोड़ सके। अब वो जो प्रोटीएज एंजाइम है वो स्मोक को तो डाइजेस्ट करते ही हैं, स्मोक के पार्टिकल्स को, प्लस वो क्या करते हैं, ये जो बीच की एल्विलाई की वॉल है, दीवार, इसको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यानी अब ये एल्विलाई कैसा हो जाएगा? ऐसा एक सिंगल बन गया, ये 3 एल्विलाई एक में कन्वर्ट हो गए। ये हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये ब्लड वेसल है, यानी जो इतना सरफेस एरिया था वो अब इतना ही रह गया, यानी सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज हैज रिड्यूस्ड। और जब सरफेस एरिया ही कम हो गया तो डेफिनेटली ब्रीदिंग विल बी हैम्पर्ड। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एल्वियोलर वॉल डीजेनरेट्स। क्यों? वही प्रोटीजेस के कारण वॉल ही डीजेनरेट हो गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब वॉल डीजेनरेट हो गई तो इट डिक्रीजेस एक्सचेंज सरफेस एरिया, और जब एक्सचेंज सरफेस एरिया रिड्यूस हो गया देन देयर विल बी डेफिनेटली अ प्रॉब्लम विद द ब्रीदिंग। ये जो है स्टूडेंट्स, ये एक परमानेंट डैमेज है, क्योंकि ये कोई इन्फेक्शन नहीं है कि अपन एंटीबायोटिक एंटीवायरल दे दें, ये कोई एलर्जी नहीं है जिसे हम ठीक कर लें, ये तो डैमेज ही हो गई, दीवार ही टूट गई। अब आप दीवार कैसे दोबारा कंस्ट्रक्ट करोगे? सो इट इज एन परमानेंट डैमेज, और परमानेंट डैमेज, और वी कैन से इररिवर्सिबल और इररिप्लेसेबल, इररिप्लेसेबल और इररिवर्सिबल डैमेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं किस डिजीज में
ठीक ना हो पाने वाला डैमेज हो जाता है, यानी परमानेंट डैमेज हो जाता है. इट हैपन्स इन एम्फाइसीमा. ये क्वेश्चन आता है दिस, देन सिगरेट स्मोक एंड देन परमानेंट डैमेज. फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है? एक्चुअली तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, फिर भी एक अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन प्रोडक्ट है जो कुछ लेवल पर इसको ठीक कर सकता है. नॉर्मली ये बॉडी में ही प्रोड्यूस होता है, बाहर से नहीं. बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है और ये बॉडी का नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, इस तरह से प्रोटेक्ट करना. कुछ लोगों में स्टूडेंट्स ये जेनेटिकली डेफिशिएंट होता है, उन केस में अगर वो क्रॉनिक स्मोकिंग करेंगे तो डेफिनेटली देयर एल्वियुलर वॉल्स विल बी डिस्ट्रॉयड एंड देन दे विल लैंड अप इन अ बिग मेस. So you note this down, then we'll talk about one more important disorder. So now students, let's talk about one more important disorder, the last one but not the least important, very very important. Direct questions आते हैं इसमें से भी. So let's talk about occupational lung disorders. ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर्स, नाम से ही समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है, यानी उस इंसान के रोजगार से, उसकी वर्किंग प्लेस से रिलेटेड है. कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर पर्टिकुलर टाइप की डस्ट प्रोड्यूस होती है, जैसे कोल माइंस में, कोयले की खान में, या कॉटन फैक्ट्रीज होती हैं, कारपेट्स वगैरह जहाँ बनते हैं, या सिलिका डस्ट है. ग्लास इंडस्ट्री में अगर कोई काम करता है, लगातार ग्लास की कटाई होती है जिससे सिलिका डस्ट प्रोड्यूस होती है. अगर लंबे समय तक वो इंसान इस तरह की डस्ट को इनहेल करता रहे तो धीरे धीरे जो लंग का टिश्यू है उसका फाइब्रोसिस हो जाता है. और जब फाइब्रोसिस हो जाता है स्टूडेंट्स तो वही रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया कम हो जाता है और लंग्स की उतने अच्छे से इनहेल एक्सेल करने की कैपेसिटी नहीं रह जाती और उसको डिफ़िकल्टी होती है ब्रीदिंग में. ऑलराइट, अगर सीवियर है तो डेथ भी हो सकती है. सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस? दिस इज ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ डस्ट, inhalation of various kinds of dust. कुछ एग्जाम्पल्स हम अभी लिखेंगे. एट वर्क प्लेस, तभी इन्हें हमने ऑक्यूपेशनल बोला है. एट वर्क प्लेस, चाहे किसी भी डस्ट से हो, मेन क्या होगा इसमें? इट कॉज फाइब्रोसिस ऑफ लंग टिश्यू. दिस इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछते हैं. फाइब्रोसिस ऑफ लंग टिश्यू, इनको फाइब्रोटिक लंग डिजीज भी इसीलिए कई बार कहते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट. अब इनके अलग अलग नाम हैं अकॉर्डिंग टू द डस्ट विच इट इनहेल्स. जैसे अगर वो ग्लास फैक्ट्री में सिलिका डस्ट इनहेल कर रहा है तो सिलिकोसिस हो जाएगा. इनहेलेशन ऑफ सिलिका डस्ट, प्रोलॉन्ग्ड इनहेलेशन होता है काफी टाइम तक. देन अगर वो एस्बेस्टॉस को इनहेल कर रहा है तो एस्बेस्टोसिस हो जाएगा. इनहेलेशन ऑफ एस्बेस्टॉस डस्ट. देन अगर वो कॉटन फैक्ट्री में है देन इट इज कॉल्ड बिसिनोसिस. इस पे बहुत क्वेश्चन आता है. इसे ब्राउन लंग डिजीज भी बोलते हैं क्योंकि लंग्स ब्राउन कलर के हो जाते हैं. So it is also called brown lung disease. And why it is happening? Due to inhalation of cotton dust. Generally जो we can say जो कपड़ों की इंडस्ट्रीज हैं या कारपेट इंडस्ट्री हैं उसके कारण. This is important. कॉटन डस्ट बहुत क्वेश्चन आता है. इसे कहेंगे बिसिनोसिस और ब्राउन लंग डिजीज. और अगर कोयले की खान में काम कर रहा है देन इट इज कॉल्ड न्यूमोकोनियोसिस. और इसमें लंग्स पूरे काले पड़ जाते हैं कोल के कारण, कोयले के कारण. इसे कहते हैं ब्लैक लंग डिजीज. इन दोनों पे ही क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स, ब्लैक लंग डिजीज एंड ब्राउन लंग डिजीज. दिस इज ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ कोल डस्ट. कोयले की खान में जो काम करते हैं, कोल माइंस वगैरह में. ऑलराइट, सो These are some of the occupational lung disorders. इनका प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स बुक्स लिखते हैं कि पहला प्रिवेंशन तो ये है कि आप उस जगह काम करना ही छोड़ दें.
जो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, तो कम से कम आप मास्क पहनना शुरू कर दें ताकि आप उसको इनहेल ना करें. सो द बेस्ट प्रिवेंशन इज वेयरिंग मास्क. प्लस प्रिवेंशंस में ऐसा कहते हैं कि कंपनी जो है उसको पहले से ही उन लोगों को इस बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए कि इस तरह की डस्ट यहाँ प्रोड्यूस होती है, आपको इस तरह की डिजीज हो सकती है, सो दैट पर्सन कैन डिसाइड वेदर ही और शी वांट्स टू वर्क और नॉट. सेकेंडली, जो कंपनीज होती हैं वहाँ पे रेगुलर हेल्थ चेकअप्स होते हैं एवरी ईयर टू टेस्ट कि उनकी लंग्स जो हैं वो अफेक्ट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर वर्कर की लंग अफेक्ट हो. सो दीज आर सम ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर्स, बट द बेस्ट प्रिवेंटिव मेजर विच वी हैव टू रिमेंबर, जिस पे क्वेश्चन आता है, एंड दैट इज द वियरिंग ऑफ मास्क. ऑलराइट, सो दीज आर सम ऑफ द डिजीजेज. हमने पढ़ा हाइपॉक्सिक हाइपॉक्सिया, यानी ऊपर पहाड़ पे माउंटेन पे जाने पे क्या होगा, नीचे डाइविंग करने से अगर एकदम बाहर आएंगे तो क्या होगा, डिकम्प्रेशन सिकनेस. कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ेगी, देन व्हाट विल हैपन, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग. देन सम इन्फेक्शियस डिजीज, मेनली निमोनिया आपके लेवल पे पता होना चाहिए. देन अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर्स. यहाँ स्टूडेंट्स इस चैप्टर को हम लोग एंड करेंगे, बट एक वर्ड में और लिख देती हूँ, COPD. ये एक अलग से नोट है, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा. COPD means chronic obstructive pulmonary disorder. Pulmonary हम अब जानते हैं रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन, क्रॉनिक मतलब लंबे समय से. वो बीमारियां, वो डिजीजेस जिनमें की रेस्पिरेटरी पैसेज लंबे टाइम तक ऑब्स्ट्रक्ट होकर ब्रीदिंग में डिफिकल्टी कर रहा है, इसमें आ जाएंगी स्टूडेंट्स. एक तो अस्थमा हमने पढ़ा है, वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करता है. देन एम्फाइसीमा, जिसमें एल्वियोरल वॉल ही डिस्टर्ब हो रही है, इसमें भी कंस्ट्रिक्शन होता है. देन ब्रोंकाइटिस एक्सेट्रा. दीज आर सम ऑफ द COPDs. COPDs means those diseases which are causing obstruction in the respiratory passage. So with this students, we have completed the chapter number 17 of NCERT, that is the respiratory system, the breathing and gaseous exchange, जिसे हम डिटेल में पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम. किस तरह से जो फूड है, ऑक्सीजन है, CO2 है, वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट होगा, हाउ विल इट बी सर्कुलेटेड इन द ब्लड, what are the various blood groups, this all will be covered in the next chapter. So till then, a very happy learning and have a good day. Thank you.